औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज आपसे दो अहम इशूज़ पे बातचीत करेंगे। एक तो सबसे जो बड़ी बातचीत है, पहली बात है वो मीडिया स्ट्रेटजी पे बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की। कभी एक दौर था कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया स्ट्रेटजी उसका तोती बोलता था, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। आज का जो वक्त है ये कप्तान का वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कप्तान की जो मीडिया स्ट्रेटजी है उसने तमाम सियासी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है, और कोई ज़रा सा भी मामला होता है तो ऐसे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ पूरे मुल्क में कि उनके लोग इस तरह बाहर आते हैं कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया हो या पंजाब की इंतज़ामिया हो या किसी दूसरे सूबे की इंतज़ामिया हो, वो उसके सामने बेबस दिखाई देती है। और शायद यही कप्तान की बड़ी कामयाबी है कि वो अपने बयानियों को इस खूबसूरती के साथ, कामयाबी के साथ सेल आउट करता है कि उसकी जो माजी की गलतियां हैं या उसके अपने कॉल और फेल का जो तजाद है वो भी दबके रह जाता है, वो भी सही तरह से सामने नहीं आ पाता। और उनके जो ओपोनेंट पार्टियां हैं उनका जो बयानिया होता है उसको वो आसानी से काउंटर कर लेते हैं, और यही बयानिया कल से भी देखने को आ रहा है। और इस स्ट्रेटजी की ही ये कमाल है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर ख़ास उसका मैं जिक्र करूँगा कि उसमें इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया स्ट्रेटजी की वजह से परेशानी पाई जाती है। और अब उनके जो यूथ विंग है या ग्रास रूट लेवल पे उनकी जो पार्टी का ढांचा है उसमें बददिली पैदा होना शुरू हो गई है। और हालत ये है कि उनकी जो ग्रास रूट लेवल की जो पॉलिटिकल जो क़यादत है या जो यूथ है उनकी सीनियर जो लीडरशिप है उस तक रसाई भी नहीं है। अब वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा भी नहीं पाते हैं, और जो बाबे बैठे हुए हैं पहले से वो उनको करीब फटकने नहीं देते। उनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र पड़ी होती है, और यही वजह है कि वो कहते हैं वो बड़े पैमाने पर जो है वो लोग अब इकट्ठे होके अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ खुद एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी क़यादत जो है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और अगर क़यादत ने वक्त की आवाज़ ना सुनी तो फिर उनको इसका खमियाजा आइंदा आम आने वाले इंतखाबात में भी भुगतना पड़ेगा। और अब तो पार्टी की सीनियर क़यादत भी ये कहना शुरू हो गई है कि अगर नून लीग ने अपनी हिकमत अमली ना बदली और इसी तरह चलते रहे और काउंटर ना किया गया तो फिर आने वाले इंतखाबात में वो कामयाबी को भूल जाएं। और यही जो लोअर लेवल की जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, JUI की, वो भी यही कह रही है। और उनका ये ख्याल है कि अब यूथ को सामने लाया जाए। ख़ासकर नून लीग की तरफ से ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो यूथ को ऑर्गेनाइज़ करे और अपने सोशल मीडिया विंग को एक्टिव करे और ग्रास रूट लेवल पे एक टीम बनाए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से जो कैंपेन है उसको काउंटर करे। और सुनने में ये आ रहा है कि अगले हफ्ते के दौरान ये जो पंजाब, जनूबी पंजाब बतौर ख़ास, वहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लोअर लेवल की क़यादत है वो लाहौर जो है वो जा रही है, और अगर उनकी बात ना सुनी गई तो फिर वो शायद मॉडल टाउन या फिर जातीय उमरा के सामने एहतजाज करेंगे। तो लिहाजा ये उनकी बात भी जायज़ है कि जिस तरह की स्ट्रेटजी चल रही है उसको काउंटर करने के लिए अगर आप उस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे और यूथ को आगे नहीं लाएंगे तो फिर आपके लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी जो हम बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी सियासी जमातें हैं उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, FE, ANP और दीगर, वो भी जो है वो खामोशी की चादर ओढ़े हुए आराम से बैठे हुए हैं, जबकि पूरे मुल्क में सैलाब है और तबाही मचाई हुई है। उनको सामने आना चाहिए और इस मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। लेकिन लग ये रहा है कि कप्तान की तरह ये हुकूमत भी
इसको जो है वो अपने सियासी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। कप्तान ने कोरोना को इस्तेमाल किया और अब ये शायद आगे चल के सैलाब को इस्तेमाल करेंगे। जो इनकी नाअहली या नालायकी की वजह से इक़्तिसादी अहदाफ मिस होंगे तो ये उसका मलबा सैलाब पे डाल दिया करेंगे कि ये सैलाब की तबाहकारियों की वजह से इक़्तिसादी तरक्की नहीं हुई। अगर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होती तो कहेंगे सैलाब की वजह से नहीं हुई। खुदारा ये पॉइंट स्कोरिंग से निकले और आवाम की मदद के लिए पहुँचे। दूसरा, मियाँ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है इस वक्त, वो कतर के अहम दौरे पर जाने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि इस मौके पे अहम MOUs होने जा रहे हैं। LNG के हवाले से भी हमें शायद डेफर पेमेंट पे LNG मिलेगी कुछ। फिर ज़रूरी शोबों में कतर काफ़ी इंटरेस्टेड है और उस पर भी काफ़ी जो है वो MOU के इम्कानात हैं कि कतर हमारे ज़राअत के शोबे में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे हमारी ओवरऑल इकॉनमी पे अच्छे इम्पैक्ट आएंगे। तीसरा जो है वो IMF है। IMF का प्रोग्राम रिवाइव करने के लिए हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है, ख़ासकर हमारी आम आवाम ने, और अब तक चुका रही है और शायद आगे भी मज़ीद चुकाना पड़े। अब अल्लाह अल्लाह करके जो IMF का जो मीटिंग्स का कैलेंडर है वो जारी हुआ है। उसमें पाकिस्तान के लिए जो इजलास है वो शेड्यूल हुआ है 29 अगस्त को, जो हम आपको पहले भी व्लॉग में बता चुके हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका शेड्यूल आ गया है। उसमें तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम जो 7वां और 8वां इक़्तिसादी जायज़ा है उसकी रिपोर्ट्स पेश होंगी और उसकी मंजूरी हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त भी मंजूर हो जाएगी और तवक्को ये की जा रही है कि उसके बाद इकॉनमी को बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन शर्त फिर वही है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है तो फिर ये सारे सम्राट जो है वो फिर से ज़ाइल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और जो बात जुड़ी हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ये आज इकोनॉमिक सर्वे है, ये गवर्नमेंट का अपना डॉक्यूमेंट है जिसमें कप्तान वज़ीर आज़म जो साबिक थे इमरान खान, उनकी हुकूमत के दौर के आखिरी साल के ये उनके अपने कंपाइल करदा अदाद-ओ-शुमार हैं। कप्तान अपने अरसे में ये कहते रहे कि हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, टैक्स छूट जो है वो, हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया कि IMF की कंडीशंस पे या बाकी उस पे हमने टैक्स छूट ख़त्म किया गैर ज़रूरी। लेकिन जो हुकूमत का अपना सरकारी जो डेटा है वो कुछ और कह रहा है। ये इक़्तिसादी सर्वे में जो लेटेस्ट फिगर्स दिए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पिछला माली साल गुज़रा है उस माली साल के दौरान गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेड एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मद में छूट दी है। और इसमें ज़्यादातर मराहत याफ्ता लोग हैं जिनको छूट दी गई है। शायद ये ताकतवर लोग हैं और हुकूमत का वहाँ बस नहीं चलता, वो गरीब जो है वो कमज़ोर होता है, वहाँ बस चलता है उसको रगड़ देते हैं। पिछले साल 1757 अरब रुपए से ज़्यादा की टैक्स छूट दी गई है, जो कि उससे पिछले साल यानी कि 2020-21 में 1314 अरब रुपए थी। यानी कि लगभग 400 अरब रुपए से ज़्यादा की टैक्स छूट पिछले साल ज़्यादा दी गई है उससे पिछले साल की निस्बत। इसमें जो इनकम टैक्स छूट है वो 399 अरब और 66 करोड़ 20 लाख रुपए है। सेल्स टैक्स की मद में जो छूट दी गई है वो 1014 अरब और 48 करोड़ 30 लाख रुपए है। कस्टम ड्यूटी की मद में जो छूट दी गई है वो है 342 अरब रुपए और 89 करोड़ रुपए की ये छूट दी गई है। अब अगर गवर्नमेंट और कुछ भी ना करे, जो टैक्स का रोना रोती है और उसका जवाब बना के गरीबों पे बोझ डालती है, ये जो टैक्स एग्जम्पशनें दी गई हैं इनको बढ़ाने की बजाय अगर कम कर दे, ये 1757 अरब ये वो है कि जो टैक्स चोरी नहीं है, टैक्स चोरी इसके अलावा है, उसका फिगर 3000 अरब से ज़्यादा का है। अब तो बदकिस्मती ये है कि कोई इस पे गवर्नमेंट लेवल पे स्टडी भी नहीं हो रही। पहले FBR सेक्टोरल एनालिसिस करवाता था, टैक्स एवेजन पे मुख्तलिफ इदारों को इंगेज करके उनकी स्टडीज़ करवा के उनकी रिपोर्ट से फ़ायदा लिया जाता था, अब वो भी बंद कर दिया है। ये 3000 अरब की जो टैक्स चोरी का मैं फ़िगर बता रहा हूँ ये भी काफ़ी पुराना है, 3-4 साल पुराना है। ये उस वक़्त कभी FBR में जो उनका स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग विंग था वो एक्टिव हुआ करता था, उमर वाहिद साहब उसके
हेड हुआ करते थे वो उस वक्त स्टडी करवाया करते थे। ये उनके दौर का मैं फिक्र बता रहा हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि किसी अपने वीलॉग में उनको मदऊ करें और उनकी ज़ुबानी भी ये चीज़ें जानें और आवाम तक पहुँचाएँ। वो अलहदा है। ये 1757 अरब ये वो है कि जो लागू हैं और जिनके लोगों के बारे में भी हुकूमत को पता है कि ये टैक्स इन पे लागू होता है। गवर्नमेंट ने खुद से छूट दी हुई है और उसमें सारे मराहत याफ्ता हैं और बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। अगर ज़्यादा ना करें, इसमें से आधी भी एग्जम्पशंस विड्रॉ कर दें तो इससे काफ़ी गवर्नमेंट को भी रिलीफ मिल सकता है और हुकूमत के पास इतना कुशन भी आ जाएगा कि आम आदमी की ज़िंदगी में भी कुछ आसानी पैदा कर सके। तो लिहाजा हुकूमत अपनी तरफ भी ध्यान दे, सिर्फ आवाम का ही खून ना निचोड़े और अपना जो करने का काम है वो करे। इन गैर ज़रूरी एग्जम्पशंस को ख़त्म करके आम आवाम को रिलीफ दें।